आसान नाज़रीन कराम, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये बात तो लोगों को अब यकीनी नज़र आने लगी है। यकीनी का लफ्ज़ मैं इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ कि इलेक्शन यकीनी तौर पर होंगे। वो इसलिए समझा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान कर दिया और शेड्यूल अनाउंस हो गया है और अब यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख का करीब है। आसफ जरदारी भी खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए हैं, दूसरी पार्टियों की भी सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और यही नज़र आता है कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन के बाद का नक्शा क्या होगा, क्या हमारी पार्टियां इलेक्शन को तस्लीम कर लेंगी? अभी एक बात पर अड़े हुए हैं सब लोग कि जो इलेक्शन का अमला है वो अदलिया से होना चाहिए या एग्जेक्टिव से होना चाहिए, या इस बारे में क्या इख्तलाफ है या क्या कहना चाहिए या क्या नहीं कहना चाहिए। ये सब बातें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन जो इलेक्शन हमारे यहाँ होने जा रहे हैं इस पर उन इलेक्शन की कैफियत क्या होगी और उस इलेक्शन की क्या सूरत हाल होगी और इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, इन्हीं मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मुल्क के नामवर तजिया नगार सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, PJ मीर साहब जिन्हें मैं एंकरिंग का पायनियर्स कहता हूँ वो मौजूद हैं, मज़हर बिल्लाज साहब और नज़ीर लगारी साहब ये अभी कुछ देर में हमें शामिल हो जाएंगे, वो भी हमारे साथ इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, क्या सूरत हाल नज़र आती है आपको? इलेक्शन होते दिखाई देते हैं, ज़ाहिर है हम ना नहीं कर सकते, और इलेक्शन के दौरान और बाद में आपको इस मुल्क का नक्शा क्या दिखाई देता? मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी ऐसी है, हमारे आर्मी चीफ अमेरिका में है, आप अपनी तैनाती के 1 साल के बाद अमेरिका में गए हैं, ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को इस अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़े और हम अमेरिका की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, शायद हमें अपनी लड़ाई कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ लड़ना पड़े। क्या दिखाई देता है आपको? जी शुक्रिया मीर साहब। देखिए, इलेक्शन अब जब तक मुलतवी नहीं होते तो हम यही कहेंगे कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रुकावट हमें नज़र आ रही है इलेक्शन में जिसकी वजह से इलेक्शन ना हो, मासवाए खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। उसके अलावा तो कोई ऐसी रुकावट नहीं नज़र आती इलेक्शन की। इलेक्शन कैसे होंगे ये हमें देखना है, अगले 2-3 हफ्तों में बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कितनी फील्ड लेवल प्लेइंग है। और जाहिर है जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड का हर कोई गिला करता है 2013 के इलेक्शन पर भी गिला है, 2018 के इलेक्शन पर भी गिला है, 2000 अब जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी शुकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। कोई ना कोई पार्टी मुतासर होती है और वो नज़र आता है। 2018 में अगर माइनस नवाज शरीफ फार्मूला बहुत क्लियर नज़र आ रहा था, तो इस वक्त लगता यह है कि माइनस इमरान जो है हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ माइनस इमरान तक बात रहेगी या माइनस PTI तक जाएगी, ये हमें उस सूरत में पता चल जाएगा कि जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन नॉमिनेशंस होती हैं, बल्ले का निशान PTI को मिलता है और उनको फ्री जलसे जुलूस की इजाज़त मिलती है, तो काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन जो हैं, इलेक्शन में कम से कम इस हद तक तो तमाम जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनके कैंडिडेट्स को हरासा किया जाता है, उनके कैंडिडेट उठा लिए जाते हैं, जाहिर है एक इलेक्शन में कई 100 पोलिंग एजेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगर नज़र आएंगी तो जाहिर है फिर ये बात कही जा सकती है कि इलेक्शन में PTI को चांस मिला। लेकिन अभी हम इसको देखना है हमें। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून मेरा ख्याल है सबसे तेज़ी से ये काम कर रही है। पार्लिमानी बोर्ड का उनका इजलास हो रहा है टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के हवाले से, और अब बाकी जमातों ने भी वो किया, तो हमें एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो ज़ाहिर है नज़र आएगी। बज़ाहिर PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM इस लेवल पे हमें अभी तक उस तरह की वो नहीं आई कि जहां वो ये शिकायत करें कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो सिर्फ देखना ये कि PTI को किस हद तक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। ठीक बात है। मैंने जी एक दूसरा सवाल जहां तक आप वो बात कह रहे हैं, देखिए लगता नहीं कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी सियासी इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें
हमारे यहाँ सियासी जमातें एक सर जोड़ के बैठने को तैयार नहीं है, तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद कोई कौमी पॉलिसी उस तरह बनाने को तैयार नहीं है। होपफुली इलेक्शन एक तरीक़ा तो होता है जब पार्लियामेंट होती है कि पार्लियामेंट जो है वो इस तरह के डिबेट का आगाज़ करे, इस तरह की पॉलिसीज़ का। आपके चैलेंजेस बहुत हैं, आपके माशी चैलेंजेस बहुत हैं, आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत हैं, आपके यहाँ इदारे नहीं बन पाए हैं, अब तक मजबूत इदारे नहीं बन पाए हैं, तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो चल पड़ेगा या हमें वही तसादुम वाली सूरत हाल नज़र आएगी। अगर ऐसा होता है तो बदकिस्मती होगी। ठीक बात जी। पीजे मीर साहब, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में कि इलेक्शन होते दिखाई देते हैं, बाजार तो ये नज़र आता है, और क्या सूरत हाल बढ़ेंगी, कोई इस्तेहकाम पैदा होगा या कुछ गड़बड़ दिखाई देती है आपको? इलेक्शन तस्लीम कर लिए जाएंगे या क्या नक्शा बनता दिखाई देता है आपको? मेरी नहीं ख्याल है जी के इलेक्शन होंगे। अब भी ये ख्याल है जी? बिल्कुल। अच्छा, हम सब उम्मीद से हैं, अल्लाह करे हो, लेकिन आई डोंट सी इट। देखें, नंबर 1 हम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तनकीदिस्तान, हर चीज पे हमारी तनकीद होती है, और क्या बराए तनकीद, बराए तामीर नहीं होती है। अब कभी हम ठहरेंगे कि अगर इलेक्शन आप ये करवा लें, ये इनकी एक्सेप्टेंस होगी? आपको तो पहले नारे लगने शुरू हो गए, ये चैलेंजेस को नारे लगा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि इन इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक्चुअल जो मजर बात कर रहे हैं, अगर आप इमरान खान को कंप्लीट उसको देना फ्रीडम प्लेइंग फील्ड की, तो इमरान खान बेसिकली विल बी अ मेन कंटेंडर फॉर दिस। लेकिन उसका रीसेट बटन लगता है, नहीं लगता है, क्या होता है, दैट अगेन रिमेंस टू बी सीन। लेकिन दुनिया के आगे ये इलेक्शन ठीक नहीं। आप एक पार्टी को सबड्यू करके और बाकी कहें कि जी कर लें, तो ये इस तरह हम कर लेंगे, लेकिन आपकी इंटरनेशनल रिकग्निशन कोई नहीं होगी। आप आने का नहीं, आपको कोई क्रेडिट अपने साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। एक दूसरी जो चीज आती है, जो भी आएगा, आपके हालात इतने खराब हैं ये इकोनॉमी के कि ये उसको यू टर्न नहीं दे सकते। तो यू टर्न नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली लोग रोड्स पे आएंगे, और इन्हीं पार्टीज के आएंगे जो जीती नहीं हुई हैं, और जो पार्टी जीती है उसके ऊपर चढ़ाव हो जाएगा कि अब बताओ, तुमने तो ये कहा था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं हुआ, अब क्या? 3 महीने मैं आपको दूंगा, 3 महीने 3 महीने ये गवर्नमेंट जो भी आएगी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। हाँ, अगर पीछे हाथ आ गया किसी का वो अलग बात है, लेकिन 3 महीने इकोनॉमिकली आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये जो आप सरवाइव क्यों कर रहे हैं, इन पे तनकीद कोई नहीं है। महंगाई हुई है, बढ़ भी गई है, पेट्रोल कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, चीज स्मूथली इस वक्त चल रही, और इसलिए चल रही है कि इनके ये हाथ है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, जो कि अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्टेड होती तो इनके ऊपर आज 24/7 तनकीद के बारिश हो रही होती। आज क्यों नहीं है वो बारिश? बिकॉज सबको पता है क्या हो रहा है। सो मैं समझता हूँ ये गाड़ी को उसको चलने दो। मुझे तो लगता है, आज मैं जहाँ बैठा हुआ था, बड़े सीनियर लोग थे, वो तो कह रहे हैं कि जी ये 2 या 3 साल ये इस तरह ही चलेगा काम। अच्छा, ठीक बात। जी नज़ीर लगारी साहब, आप क्या कहते हैं जो सिचुएशन अब हम कह रहे हैं कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ कहते हैं उनको जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे कुछ जो नताइज हम निकालना चाहते हैं वो नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान एक क्राइसिस, एक बुरान के शिकार रहेगा, कम से कम आइंदा पीजे मीर साहब कहते हैं 3-4 महीने चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मईशत को लेकर। क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में 70 के इलेक्शन पर भी सवाल थे, और 77 के बाद से लेकर 2018 तक के तमाम इंतखाबात पर क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, और बाकायदा सेलेक्ट करके सेलेक्टेड लोगों को लाया जाता रहा। और अब 2024 में भी ये तासुर जा रहा है कि बाज़ लोग महबूब नज़र हैं और बाज़ लोग जो हैं मतलूब भी हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल रांदाए दरगाह हैं, और उनके साथ जो है वो एक गड़बड़ खेल खेला जा रहा है। लेकिन ये बात भी है कि जिसको आज रांदाए दरगाह कहा जा रहा है, या जो रांदाए दरगाह हो गया है, उसके लिए महज चंद साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले किसी और को रांदाए दरगाह किया गया, नहीं होना चाहिए था।
इंतखाबात का अमल से पहले ही माहौल साजी की गई और एक शख्स को इक़्तिदार से हटाने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए जो हरबे बाद में भी और उससे पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं। इस बार फील हो रहे हैं इसलिए कि एक बयानिया बना दिया गया है और उस बयानिया के बनाने वालों में कम से कम हम नहीं थे, लेकिन ये बयानिया बहुत न चलने वाला है। अब मैं अब भी ये समझता हूं कि लाएं भी बाहर निकालें उनको जलसे भी करने दें, उनको इंतखाबात भी करने दें। जो अभी कह रहे थे उनको ले आए इक़्तिदार में। ये 3 महीने तो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1.5 महीना भी नहीं निकाल सकेगा अगर उस शहजादे को, माजी के लाडले को और बहुत ही प्यारे और बहुत से जान से अजीज जिस शख्स को रखा गया था वो भी नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा। तो लेकिन ये नहीं है कि जनाब आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, उनको मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। नवाज शरीफ ने जेल से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मरियम नवाज ने भी जेल देखी हुई थी और इन सबको जेल के जाना पड़ा। अब ये जेल में है, लेकिन पार्टी को तो आप एक स्पेस दें और पार्टी को एक मौका दें कि वो इलेक्शन लड़े। अगर सरासर ये तासुर देना है कि हम वन वे कर रहे हैं और ट्रैफिक में दूसरी जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है और वन वे ट्रैफिक में एक ही तरफ से गाड़ी को आगे चलने दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा ज्यादती होगी। और मैं समझता हूं कि फिर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही सवाल होंगे। आपको रास्ता रोकने के लिए वन वे नहीं करना पड़ेगा, आपको 2 वे करना पड़ेगा कि एक तरफ जो पार्टी है उसके लिए रास्ते टोटल ब्लॉक कर दिए गए और दूसरी तरफ जो है खोल दीजिए, बल्कि खोल ना दिए जाए, चौड़े भी कर दिया जाए, उनको ज्यादा हमवार भी कर दिया जाए और उनके रास्ते के जितने भी पत्थर रोड़े सब हटा भी दिए जाए और फिर कहा जाए कि और ठीक बात है आपकी जी। मजहर बल्लाज साहब, आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या तज़किया करते हैं? गुजारिश ये है कि मेरा वज़ीर ग़ारी साहब बड़े दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सबको एक जैसा माहौल मैसर होना चाहिए। ठीक। और ये जो हम एक जैसा माहौल मैसर ना करके जाली लोगों को असम्बलियों में पहुंचाते हैं, इससे जमहूरियत का नुकसान होता है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन उतना मजबूत नहीं है जितना हमारी हमसायगी में जैसे इंडिया में या बांग्लादेश में मजबूत है। हमारे यहाँ शायद कुछ और कुव्वतें ज्यादा मजबूत हो जो इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होती। देखिए हमारे यहाँ ये जो सियासी जमातों की तारीफ अभी नजीर लगारी साहब फरमा रहे थे, यही सियासी जमातें चीखें मार रही थी जब ईवीएम का नाम आया। ईरान में ईवीएम के जरिए वोटिंग होती है, इंडिया में ईवीएम के जरिए वोटिंग होती है, वेस्ट में ईवीएम के जरिए होती है। लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन ईवीएम के जरिए हुआ, तो जनरल इलेक्शन क्यों नहीं ईवीएम के जरिए हो सकता था? ईवीएम के जरिए इलेक्शन होने से धांधली के बहुत से जराए रुक जाएंगे, लेकिन हमारी सियासी जमातें, वो जो रवायती सियासी जमातें हैं, शायद उनको खौफ था कि वो धांधली नहीं कर सकेंगी। कुछ लोग तो कहते हैं ईवीएम से धांधली का तरीका बदल जाएगा। धांधली तो वैसे भी हो सकती है और अक्सर मुल्कों ने इसे रिजेक्ट कर दिया हुआ है। नहीं सर, गुजारिश ये है कि तरीका वो जो बॉक्स उठाने वाली बात होगी वो नहीं होगी। चले आपकी बचत भी हो जाएगी कौम की, आपका जो बैलेट पेपर इतना छपता है वो भी बचत हो जाएगी और वोट तो जिसको डालेगा, मरे हुए लोगों के वोट तो नहीं डलेंगे ना, जिंदा लोगों के वोट डलेंगे, तो धांधली का बहुत सा रास्ता रुक जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो जो इंतजामी असरात हैं वो होंगे। उस पर मैं बात पहले कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत करें कि उस पे दूसरे लोग जो है वो असरअंदाज ना हो, वो कोई भी हो। बहुत से लोग हैं, इंतजामिया है, दूसरे अफराद हैं, वो असरअंदाज होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। इंडिया में बहुत मजबूत है इलेक्शन कमीशन, बांग्लादेश में बहुत मजबूत है और फिर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी हक मिलना चाहिए वोट का। देखिए ईरान जैसा मुल्क 109 मुल्कों में अपने बैलेट पे बॉक्स लगा सकता है ईवीएम के जरिए
वो अपने जो ईरानी उनके मुल्क से बाहर हैं उनको वोट का हक दे सकता है, तो हमारे तो बहुत से पाकिस्तानी हैं, 1 करोड़ के लगभग है, हम उन्हें क्यों नहीं वोट का हक देते? वो पाकिस्तान के हर दुख सुख में शरीक है और पाकिस्तान के लिए तड़पते हैं। उनसे ये क्यों से खास तौर पर ये रवायती सियासी जमातें डर रही थी उनसे, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से? तो मेरा ख्याल है कि हमें ये जो जानबदारी या जो नाइंसाफी के रवैये हैं वो छोड़ के ठीक है। बज़बिल्लाह साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जो कि अब नहीं हो सकते। समुद्र पार पाकिस्तानियों के या EVM के जो गुजर चुका है, हम ख़ास तौर पर इस बात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको क्या होता हुआ दिखाई देता है। मैंने एक सवाल और पूछा था, इसी से जो निकलता है, जो इससे मुतल्लिक़ है, बज़ाहिर अलग लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सूरत हाल बदलने वाली तो नहीं, ये इलाका ही नहीं बैनुल-अक़वामी मामलात को ज़ाहिर करता है। हमारे आर्मी चीफ भी इस वक्त अमेरिका में है, क्या कोई सूरत हाल बदल तो नहीं? हमारे एक सरकारी मनसबदार ने यह कह दिया है कि हम अड्डे दे रहे हैं, बाद में अगरचे उसने उस पर नो कमेंट्स कह दिया है, लेकिन क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा बनने जा रहा है? क्या खित्ते की सूरत हाल सचमुच बदलती जा रही है और हमारा इलेक्शन मजाक बन के रह जाएगा? एक वक्फे के बाद हाजिर होती है। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने बात की है कि वो उससे जुड़ी हुई एक बात ये है, जुड़ी लगती नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि जुड़ी हुई है। क्या खित्ते की सूरत हाल बदलने वाली तो नहीं है? हमारे लोग दहशत गर्दी में मारे जा रहे हैं। 23 हमारे सिक्योरिटी के लोग, एक जगह 24 गालबन मारे गए, फिर कहीं 17 मारे जाते हैं, कहीं कुछ मारे जाते हैं, और हर जगह हम लड़ रहे हैं, उनसे बरसरे पैकार हैं और हम कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, उनके लोग वापस भेज रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ भी साल हो गए उनकी तैनाती को, पहली बार अमेरिका गए हुए हैं, वो वापस आ रहे हैं। हमारे एक मनसबदार के मुंह से ये निकला है कि हम उनको अड्डे भी दे रहे हैं। क्या खित्ते की सूरत हाल बिल्कुल बदलने वाली तो नहीं है और उसका असर हमारी आने वाली सियासी ज़िंदगी पर तो नहीं पड़ेगा? क्यों? मतलब अब्बास साहब क्या कहते हैं आप इस सूरत हाल पर? मैं कुछ इशारे कर रहा हूँ, क्या आप इस पर कोई रहनुमाई कर सकते हैं मेरी? जी, मेरा ख्याल है हमारी जो इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और उसमें और माजी की दहशतगर्दी की वारदातों में थोड़ा सा मुझे फ़र्क ये लग रहा है कि इस मर्तबा वो टारगेट कर रहे हैं और शायद उसकी वजह यही हो कि उन्हें ये अंदाज़ा हुआ था कि पिछले चंद सालों में जो शहरियों को निशाना बनाया गया था, पब्लिक प्लेसेस पर ब्लास्ट हुए थे, वो हुए थे, उससे उनके हवाले से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बेचैनी थी और सवालात उठे थे। मुझे लग रहा है कि वो अब हमने देखा है कि वो हमारे जो फौजी जवान हैं उन्हें शहीद कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक टारगेट्स। एक तो ये कि जाहिर है इतनी बड़ी जंग हमने लड़ी है, उसमें बदकिस्मती से वो बैनुल-अक़वामी सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। कोई 1 लाख के करीब आपके लोग जो है वो मारे गए हैं, चाहे वो शहरी हों, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हों। जो टारगेट्स जो किए जा रहे हैं, अभी भी टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। इसका लिंक जो है वो जाहिर है खासी हद तक, और जिस तरह कहा भी जा रहा है, खासी हद तक अफगानिस्तान से मिलता है। अफगानिस्तान के हवाले से बहुत से ये बात रही हमेशा से कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका रिश्ता क्या है। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। उनका इंतज़ामी तौर पे कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो उसी सोच की, यहाँ जो लोग हैं वो उसी सोच की अक्कासी करते हैं जो अफगानिस्तान में वो तालिबान कर रहे हैं। ये बहुत सी आपने मुज़ाकरात भी किए, बहुत सी चीज़ें देखी हैं। अब लगता ये है कि ये टारगेट्स क्योंकि बड़े हैं, ये ऑपरेशन बड़े हैं, और पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि अफगान जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, और जाहिर है उसका ज़्यादा फोकस अफगान भी हैं। ये एक तरीके से रिटेलिएशन भी हो सकती है उस तरफ से। ये सारी सिचुएशन ऐसी बनी है, इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हमारे यहाँ। हमने 2013 में देखा था कि 2013 में बड़े बरमला अंदाज में
3 सियासी जमातों को उन्होंने कह के टारगेट किया था। तहरीक तालिबान ने एक ANP को, एक पीपल्स पार्टी को और MQM को। इस मरतबा अभी तक वो सिचुएशन तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक जनरल थ्रेट पूरे पाकिस्तान में ज़रूर है। और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पब्लिक फंक्शंस जो हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें तो बज़ाहिर तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। क्या इसमें चीज़ें और ज़्यादा पेचीदा होंगी? मुझे लगता है पेचीदा होंगी। क्यों जनाब पीजे मीर साहब, ये जुड़ी हुई बात लगती है। जैसे मज़हर अब्बास साहब ने भी इशारतन सारी बात की है कि टारगेट भी की जा सकती है हमारी सियासी पार्टी। क्या कोई हम पे नई जंग तो मुसल्लत नहीं की जा सकती? क्या क्या दिखाई देता है आपको जी? देखिए जी, सबसे पहले अपने घर को ठीक करना है। आप अफगानिस्तान एक बड़ा अनरूली एक एटमॉस्फेयर है, वहां करना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान एक मिनट पीजे मीर साहब, मज़हर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद आपकी। मज़हर अब्बास साहब क्या कह रहे हैं आप जी? नहीं, अभी पीजे साहब ने शुरू कर दिया था। मैं तो सिर्फ इतना ये कह रहा था कि आपकी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में फ़र्क नहीं कर पा रहे। हम ये याद रखें कि इंतहा पसंदी से ही ये चीज़ें जन्म लेती हैं। ठीक है। हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बनाया गया था, उसके एक एस्पेक्ट को तो हमें किसी तरह नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल हमें नज़र आया कि अब दोबारा ये वारदातें शुरू हो गई, दोबारा ये खबरें आनी शुरू हो गई कि स्लीपर सेल्स जो हैं वो दोबारा खुल गए हैं। खुल गए से मुराद ये कि उन्होंने एक्टिव कर दिए हैं। तो हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं कि हम बुनियादी इंतहा पसंदाना पॉलिसी को और इंतहा पसंदी को हम रोक नहीं पा रहे। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जन्म ले रही है। कहीं ना कहीं लोग जो है वो निकल के उनके साथ जा रहे हैं। किस हद तक है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें देखना यह है कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं और उन सॉल्यूशंस पे ज़रा गौर तो करें। 2013 के बाद से हमने ये ऑपरेशन शुरू किया था, वॉर अगेंस्ट टेरर वाला, जो अपने तय किया था। उसमें हमें कामयाबी कितनी हुई है, उसमें हम क्या रिजल्ट्स अचीव कर पाए हैं, क्या हम पाकिस्तान की सिचुएशन को सामने रखते हुए फिर एकदम अचानक वाक़यात शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ये पीजे मीर साहब, ये तो एक तो दहशतगर्दी के बारे में हमारी हिकमत अमली किया है। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ कहीं कोई हम पर नई जंग तो मुसल्लत नहीं की जा रही। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे, और यही पूछना चाह रहा था, इस पर एक डायमेंशन का इजाफा कर दिया मज़हर अब्बास साहब ने कि कई लोकल हमारी दहशतगर्दी है उससे निबट रहे हैं, या कोई और जंग में हमें फंसाया जा रहा है। कई साल से, बरसों 40 साल से हम फंसे हुए हैं एक जंग में। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि अफगानिस्तान एक बड़ा मुश्किल मुल्क है रन करने के लिए, बहुत मुश्किल जगह है। पाकिस्तान भी कोई खास नहीं, यहाँ भी बड़ी मुश्किलात है। लेकिन पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूँ, हमारा एक स्टेट का डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। अब वो पूछेंगे कैसे? जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, एक आम आदमी को इंफॉर्मेशन होगी भी, वो नहीं कभी रिपोर्ट करेगा क्योंकि वो खुद अंदर हो जाएगा। अब जब वो खुद अंदर होगा, उसको क्या तकलीफ है भाई? उसको जो इरेगुलर एक्टिविटीज चल रही हैं उसको वो हमारे साथ कोऑपरेट करे एज अ गवर्नमेंट, नहीं करता। ये लोग करते हैं क्योंकि पुलिस आपको अंदर कर देती है पाकिस्तान में। अगर आप रिपोर्ट करने जाएं, FIR करने जाते हैं, वो आप पे ऊपर केस मान जाता है। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, ये ब्रीड करती है टेररिज्म को, क्योंकि इसको आप अपने लेवल पे ठीक नहीं करेंगे, आपकी ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। अब दूसरी चीज जो आती है, उसके अंदर आपने बड़े स्ट्रॉन्ग लॉज रखने हैं। और जब आप कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन ऑल दैट, फॉरगेट इट। ये दहशतगर्द जो है, इसका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता, क्योंकि जब ये दूसरों को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, इनके कहाँ ह्यूमन राइट्स हैं? कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। Then they are not human beings. Beg your pardon? Then they are not human beings. जब ह्यूमन बीइंग ही नहीं है तो इनके राइट्स क्या हो गए? बिल्कुल सही कहा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। तो द क्वेश्चन इज, हमें अपने आप को फोकस करना है। आप सबसे पहले अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ ठीक रखिए, उनके साथ करें, उसके साथ आपके काफी मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे। कुछ कहते हैं कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका से इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं,
मुझे नहीं पता। नहीं, ना अमेरिका उनको भी प्रॉक्सी वॉर में लगाता है, हमें भी प्रॉक्सी वॉर में लगाता है। अमेरिका इंटरेस्ट को देखता है, दोस्त किसी का नहीं है। ठीक है। हमें हमारे अमेरिकन हिस्ट्री आपने देख ली हुई है, तो वो किसी का भी दोस्त नहीं है। वो देखता है जहां उसका इंटरेस्ट है, वो उसका इंटरेस्ट क्या है कि रशिया जो अब अगेन एक डेवलप हो रहा है, वो हमेशा यहाँ बफर एक जोन रखेगा। अफगानिस्तान इज द बेस्ट बफर जोन। ये क्या बात है कि ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये अफगानिस्तान को एंटरटेन क्यों नहीं करते? ठीक बात। अच्छा, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, मैं नज़ीर लगारी साहब को शामिल करते हैं कि क्या अमेरिका भूल गया है उस शिकस्त को जो वो अफगानिस्तान में उसे भुगतना पड़ी है और वो आराम से बैठ के है, या वो भी उनसे भी बदला लेना चाहता है और हमें भी बख्श नहीं रहा? क्या करना चाहता है? क्यों नज़ीर लगारी साहब क्या कहते हैं सारी सिचुएशन पर? दहशतगर्दी, जंग मसलत करने। एक तो बहुत अहम सवाल है। आपके सवाल में एक बात शामिल थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हमारे आला ओहदेदार ने अड्डे देने की जो बात की है वो किसको देने की बात की है। क्या वो अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं, या वो कोई और मुल्क है किसी और मुल्क को दे रहे हैं, या बिल्कुल ऐसा है कि जिन्हें मुबैना तौर पर है, या ऐसे ही कहा गया है। तो कहा गया है कि अगर मैं उस पर अपडेट नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि किसी को देने को कहे गए हैं या किसी आला ओहदेदार के मुंह से ये बात निकली है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने अब तक पराई जंगों का ईंधन बनकर क्या हासिल कर लिया है, और हमने जो शुरू से हम अफगान जंग में गए थे तो उसमें हमारा क्या था, हम किस बात के लिए गए थे, हम क्या हासिल करने के लिए गए थे, और फिर हमने उस जंग को अपने घर में लेकर आए थे। उस जंग में हमने जिन लोगों को उस वक्त अपने मुल्क में आबाद किया था, 40-45 साल के बाद भी उनके कैंप मौजूद हैं और वो खुद भी मौजूद हैं। तो इसका क्या मसरफ है, हम किस लिए ऐसा कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? मुझे हमेशा ये लगता है कि पाकिस्तान के मफादात, और पाकिस्तान कुछ और नहीं है, वो पंजाब है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो सिंध है, वो बलूचिस्तान है, वो गिलगित बल्तिस्तान है, वो कश्मीर है। इसके अलावा कोई और जगह नहीं है पाकिस्तान। क्यों हमारे यहाँ पाकिस्तान के मफादात से पहले किसी और के मफादात को देखा जाता है? ये मुझे समझ में नहीं आई। अब ठीक बात। आप क्यों किसी और मुल्क के लिए अपने आप को आग में डाल देते हैं, यह समझ में नहीं आता हमें। और फिर यह कि दुनिया में डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। आपके सामने की बात है कि एक ही दिन में प्यूटन आते हैं सऊदी अरब में और यूएई में और ईरान में होते हुए चले जाते हैं। अब क्या हमारा पुराना जो वो डॉक्ट्राइन थी, जो पुराना हमारा नुक्ता नजर था, वो अब भी वैसा का वैसा मौजूद है? क्या दुनिया में ताकत के मराकज वही हैं जो पहले थे? क्या सूरत हाल वैसी है जो आज से 40 साल पहले थी? मैं तो नहीं समझता हूँ कि सूरत हाल वैसी है। और ईरान और सऊदी अरब में सुलह चीन कराता है, ये भी बड़ी एक तारीख का एक बड़ा लतीफा ही बन गया है। हम इस बात को इग्नोर क्यों कर देते हैं? जो हम हिमालय से बुलंद और बहरे हिंद से नीचे बहुत गहरी और बहरा अरब से और ज्यादा गहरी हमारी जो दोस्ती है, हम उस दोस्ती को ज्यादा और आगे बढ़ाकर ज्यादा फेवरेबल क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों बहुत सी चीजों में, जब वो 400 बिलियन डॉलर की ईरान में और 500 बिलियन डॉलर की सऊदी अरब में करता है इन्वेस्टमेंट, और हमारे यहाँ आकर 45 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो हमारे यहाँ बैठकर उसको हम फ्रीज कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई नहीं, वो अमेरिका नाराज हो रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मालूम हो सऊदी अरब कर रहा है, ठीक बात, तो और ईरान उसके साथ कर रहा है, सारे इंगेज हो रहे हैं, तो हम किसी और की तरफ क्यों देखने के लिए जा रहे हैं? ठीक बात। हमें क्या साल ठीक बात है आपकी। जी मजहर बिल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? जी नज़ीर लगारी साहब पूरी कीजिए बात। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 7 समंदर पार देखते हैं, हम अपने पड़ोस में नहीं देखते हैं। ठीक बात जी। हम इधर नहीं देखते हैं कि चीन हमारे बिल्कुल सरहद के साथ मिला हुआ है, हम उसके साथ देखें ना, और हमारे साथ रूस करीब, हम उसके साथ देखें ना। और हमारे क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारा रीजन चेंज हो रहा है? कतर ने अड्डे देने से मना कर दिया, सऊदी अरब ने नहीं दे रहा है वो, तो आप किस लिए अड्डे, किसको टारगेट करने के लिए अड्डे देंगे? कौन आकर यहाँ से फायर करेगा? किसको जाकर जहाज उड़कर कहाँ जाकर हमला करेंगे? ठीक बात। तो हम अपने लिए फिर हर बार क्यों तबाही का रास्ता अख्तियार करते हैं? ठीक बात समझ आ गई। क्यों मुश्किलात पैदा करते हैं? ठीक बात जी। मजहर बिल्लाह साहब क्या कहेंगे? आपको अब एक नई सूरत सामने आ गई है, क्या इस पर आपका क्या कमेंट्स है? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो हम अपने मुल्क की तरफ कम और दूसरे मुल्कों की तरफ ज्यादा देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए।
हमारे यहाँ जो हुक्मरान है वो हमेशा अपने इक़्तिदार के लिए बैरूनी ताकतों की तरफ देखते हैं। उन्होंने अपने मुल्क का ना कभी सोचा, ना कभी अपने मुल्क की तरफ देखा, बल्कि वो अपने इक़्तिदार की तरफ देखते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अब दुनिया में पावर शिफ्ट हो रही है, मगर हमारे यहाँ वही पुरानी लकीर जो है उस पे पीटा जा रहा है। दुनिया के कामयाब ममालिक वक्त के मुताबिक अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते? ये दुरुस्त है कि अब वेस्ट से ताकत जो है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है और हम अपने कुर्बो जुआर में देखते ही नहीं है। ये तो होगी खारजी बात। दाखिली सूरत हाल ये है कि दाखिली तौर पर भी हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने लोगों की तरफ नहीं देखते, अपने मुल्क की मफाद को नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि हमारा इक़्तिदार कैसे बच सकता है, हम लंबे अरसे के लिए कैसे इक़्तिदार पे रह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम हमारा सिर्फ सियासी पार्टियों का ही नहीं, सियासी पार्टियों के साथ एक मुल्की मसला बन गया है। हम दाखिली तौर पर भी दुरुस्त नहीं देखते और खारजी महाज पर भी दुरुस्त फैसले नहीं करते। नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं जी। सूरत हाल देखिए बड़ी नाजुक है। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है, अंदरूनी दहशत गर्दी से भी निपटना है और डर लगता है कि कहीं हम किसी और जंग में ना फंसा दिए गए। ऐसी सूरत में इंतखाबात हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है और एक मजबूत हुकूमत हमें किस तरह आगे ले जा सकती है और उसके रास्ते में क्या क्या रोड़े अटकाए जा सकते हैं, क्या क्या रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं या खड़ी की जा रही हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, अब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं। सारी सूरत हाल हमने देख ली, बाहर की, अंदर की, सब की, जंग की, तशद्दुद की, दहशत गर्दी की, इकॉनमी की, सियासी इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम, इलेक्शन नहीं, सारा कुछ देख लिया। तो वे फॉरवर्ड क्या है पीजे मीर साहब, आप बताइएगा मुझे। पीजे मीर साहब, आवाज़ पहुंच रही है आपको? जी 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 बिल्कुल जी। हाँ जी, क्या वे फॉरवर्ड है जी? देखिए जी, वे फॉरवर्ड है इस वक्त हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको चाहिए कि ये मिल के बैठ के बात करें। इनमें इतनी तौफीक नहीं है कि एक दूसरे से साथ बैठ के बात करते हैं, ये दुश्मनी बनाते हैं तो इस तरह की जिसकी जद्दी पुश्ती दुश्मनी है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये जब तक आपस में नहीं बैठेंगे, हम बाहर से आपको डिक्टेशंस मिलती रहेंगी। उनको पता है हम खुद डिसरे के अंदर है, हम खुद यूनाइटेड नहीं है। तो यूनाइटेड नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर सकते हैं आगे? कुछ नहीं कर सकते। आपके प्रोविंशियल, आपके ये पैरोकियल इतने आपके ये प्रॉब्लम्स आगे में, कभी सिंध में कुछ होता है, कभी इधर के केपी के, कभी पंजाब, कभी बलोचिस्तान, ये हर जगह से तो हमने अपने आप में तकलीफें उठाई हैं सिंपली बिकॉज हम यूनाइटेड नहीं है। We have to stay united in order. यूनाइटेड रहना पड़ेगा जी, बिल्कुल ठीक बात। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? व्हाट द वे फॉरवर्ड? देखें, 100 बात की एक बात की है पीजे मीर साहब ने कि ये नहीं है कि हम सियासत में दुश्मन बन जाएं और दुश्मन का एरिया बन जाएं और हम एक दूसरे को टारगेट यूं करें कि जैसे दुश्मन को किया जाता है। ये गलत बात है। सियासत ये नहीं होती है। सियासत का मतलब ये होता है कि आप डायलॉग करें, आप गुफ्तगू करें, आप बैठें, आप मेज के साथ बैठकर, और कोई ये कहे कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, मैं किसी के साथ डायलॉग नहीं करूंगा, तो वो अपने लिए रास्ते बंद नहीं कर रहा है, पर सिस्टम के लिए रास्ते बंद कर रहा है। और अब भी ये सूरत हाल है कि सिस्टम के लिए रास्ते बंद पड़े हुए। कि हालात ये हैं कि आप इलेक्शन करवाएं और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की एक मजबूत मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत इस मुल्क को आगे लेकर जा सकती है। और इसमें बाकी जो कुछ कहा जा रहा है कि फलां इदारे, फलां ये और फलां सर्विसेज और फलां सर्विसेज में मुदाखलत करती हैं, तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। लोगों को मौका मिलना चाहिए, अवाम को मौका मिलना चाहिए कि वो खुद फैसले करें। सबसे बड़ी बात यही है। और ये कि सियासी लीडर बैठे और बात करें एक दूसरे के साथ, शदीद तरीन इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग, अपने इख्तलाफात को बरकरार रखते हुए कॉमन पॉइंट तलाश करें कि जी मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हमें क्या करना है। ठीक बात। एक दूसरे को बहरान से ना निकालें, मुल्क को बहरान से निकालें और ये सोचें कि मुल्क शदीद किस्म के मुआशी, तहजीबी,
सकाफती, सियासी और समाजी बहरान का शिकार है। और ये सारे बहरान जो हैं वो आपको एक बहुत बड़ी गहरी खाई की तरफ लेके जा रहे हैं। आप क्यों उस तरफ बढ़ रहे हैं? बैठे और बातचीत करें एक दूसरे के साथ। जी मजहर बिल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत-ए-हाल पर? व्हाट द वे फॉरवर्ड? बारिश ये है कि हमारे सियासतदान आपस में, देखिए अभी 16 माह बहुत सी जमातें इकट्ठी रही, लेकिन क्या महज इक़्तिदार के लिए इकट्ठी थी? महज मफादात के लिए इकट्ठी थी? उसके जब बाद वो जुदा हुई तो उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्या हमारे सियासतदान या तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या फिर वो वाकईतन नफरत का खेल खेलते हैं? हमारे यहाँ बहुत सी चीजों को दुरुस्त होने की, करने की जरूरत है। गुजारिश ये है कि मेरा एक मौकफ है, मैं कहता हूँ कि आप 75 सालों से लटके हुए हैं। जहाँ दादा पहले एमएनए था वहाँ आज पोता है, तो आप ये क्यों नहीं करते कि आप मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन करवाएं ताकि हर जमात को हिस्सा मिल जाए। अब एक हल्के से अगर एक आदमी 1,20,000 वोट लेकर जीत जाता है और 1,18,000 वोट लेकर दूसरा हार जाता है, तो वो जो 1,18,000 है उसकी कोई कीमत ही नहीं। उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा? देखता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा? अच्छा, आपके ख्याल में मुतनासिब नुमाइंदगी हल है इसका, ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की बजाय? मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सी जमातों को हिस्सा मिल जाएगा। ठीक बात है जी नाज़रीन, हम एक वक्फा और लेते हैं और आखिरी वक्त, ठीक बात है, एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम आखिर में जो बहुत छोटा सेगमेंट होता है हमारा, कोशिश करेंगे कि अभी तो हम वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे थे, अब हम पूछेंगे एक ही सवाल कि हो क्या रहा है? ये तुम्हारी ख्वाहिश चाहते हैं होना चाहिए, हो क्या रहा, होता क्या दिखाई देता है? एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि अब हम ये सोचेंगे, ख्वाहिशात अपनी छोड़िए और तज़िये भी अपने छोड़िए, होता क्या दिखाई दे रहा है, हम जा किस तरफ रहे हैं? पीजे मीर साहब, बड़े मुख्तसर तौर पर मुझे बताइए कि हम जा किधर रहे हैं? हम उसी, वो कहते हैं ना, खाड़े के अंदर हैं जहां हम 70 साल पहले थे और कहीं भी नहीं हम जा रहे। हमने अपने आप को न्यूक्लियर तो कर दिया, लेकिन आपने अपने लोगों को डी न्यूक्लियराइज कर दिया है। आपने लोगों को भूखा मार दिया है, आपने इंडस्ट्री को आगे जन्म नहीं दिया, आपने जिसने दिया है वो पैसे लेके बाहर पाकिस्तान से भाग गया है, और ये आपका एक नॉर्मल डायलेमा है। हम बात क्या करें? हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को बार बार डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम माजी में भी करते हैं। एक हुकूमत आती है, वो कहती है मैं ये कर दूंगी, दूसरी आती है मैं ये कर दूंगी। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और ये इसलिए है कि बड़ा सिंपल, यानी आपका मतलब है कि हम कहीं नहीं जा रहे? कहीं नहीं जा रहे। जब वो जो मशहूर फिक्र है कि ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जी उसकी रिपोर्ट है, लेगाटिव इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। वो कहते हैं पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। नो, वो कहते हैं पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट बट इट विल ट्रंडल ऑन। मैं आपको इसकी रिपोर्ट दूंगा पूरी, वो जो जॉनसन पेरिस की रिपोर्ट है ये। अब क्या करो मुझे बताओ, वो कहते हैं ट्रंडल ऑन, तो क्या हम वो बैसाखियों पे चलते रहेंगे सारी उम्र? 100 मिलियन से ऊपर आपका डेट हो गया है, ये डेट कौन रिमूव करेगा? ठीक बात आपकी जी, बिल्कुल ठीक। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या कहेंगे? लास्ट वर्ड्स क्या हैं आपके? जी मैं समझता हूं कि आपके पास आगे बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं, अब वो सारा अहवाल भी मौजूद है। मसला यह है कि क्या हमारे तमाम इक़्तिदार में जो भी शरीक हैं, जो हमारी मुक़्तदर अशराफिया है, क्या वो ये तय करती है कि इस मुल्क के अवाम को साथ लेकर इस मुल्क के बेअमीक वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ें और हम दूसरों के एजेंडे की तकमील की बजाय हम अपना एक कौमी एजेंडा लेकर आगे बढ़ें और हम लें कि जी हमने खुशहाली की तरफ जाना है, हम बेहतरी की तरफ जाना है और अच्छाई की तरफ जाना है, और हम ये कर सकते हैं, ये मुमकिन भी है। हम दूसरों के लिए काम करना छोड़ें, अपने लिए काम करें। ठीक है, अपने लिए काम, मुल्क के लिए काम करें। जी मजहर बिल्लाह साहब, आपके लास्ट वर्ड्स क्या हैं? जी बॉटम लाइन दोस्तों की, मीर साहब मेरे दोस्तों की ख्वाहिशात तो बहुत अच्छी हैं। इलेक्शन का शेड्यूल भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद मुझे 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मारेंगे काजी फायजी साहब, अगर आपने ये फिक्रा कहा तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात होगी या है कि इंतखाबात को आगे ले जाने का सोचा जा रहा है।
अब जो फरमाया पीजे मीर ने कि हमारी जमातें, हमारे लोग निशानदेहियां तो बड़ी करते हैं, ये मसाइल हैं वो हल करेंगे, हल की तरफ कोई नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ ये केजरीवाल से सीख लें, उससे सीख लें ये कि लोगों के मसाइल हल कैसे किए जाते हैं। और जब तक इक़्तिदार में लोगों को या कौम को शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। ये कौम के नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, या अक़लियत हुकूमत कर रही है पाकिस्तान पे, अक्सरियत पे अक़लियत, पैसे के जोर पे, जगीरों के जोर पे हुकूमत होती है। ठीक बात, वो लोग हुकूमत कर रहे हैं। ठीक भाई। नाज़रीन किराम, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे ऊपर जंग के खतरात भी मंडरा रहे हैं, हमारे अंदर दहशतगर्दी भी है, हमारी मईशत भी बड़ी दगरगू है, हमारी सियासत में भी इस्तेहकाम नहीं, सारे मसाइल हैं और हमें कोई रास्ता दिखाई भी नहीं देता। अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए, अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि पाकिस्तान इस दलदल से निकल आए। ख्वाहिशें हमारी तो हैं, लेकिन निकलने के लिए किसी के पास क्या लाहे अमल है, उसमें किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। खुदा हमें वो नज़र अता करे जो हमें एक क्लैरिटी दे, एक ऐसी नज़र अता करे कि हम समझ सकें कि हमने किस तरफ जाना है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।